हेलो स्टूडेंट्स। मैं हेमंत हूँ। और आज के क्लास में हम लोग जेई मेन 2023-24 में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री में आए हुए थे जेई मेंस 2023-24 में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 to 10 क्वेश्चन होगा जिसमें हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन क्या आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन, जेई मेंस 2023-24। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का। ठीक है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है। इसमें दिया था मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो कि दिया हुआ था, कितना था, ये दिया हुआ था 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, 3.87 बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ था। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का। ठीक है, द मेटल आयन, उसका मेटल आयन बताना था। द मेटल आयन इज। ठीक है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन। द मेटल आयन इज, ठीक बताना था, ऑप्शन ए वेनेडियम 2+, ऑप्शन बी टाइटेनियम 2+, ऑप्शन सी क्रोमियम 2+। ठीक है, ऑप्शन डी Mn 2+। ठीक है, तो क्वेश्चन, आई होप तो क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस टाइप से आया था, अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है ट्रांजिशन मेटल का, कितना दिया है, 3.87 बोर मैग्नेटॉन। बीएम उसका यूनिट होता है। तो द मेटल आयन, कौन सा मेटल आयन है बताना है। तो यहाँ पे वेनेडियम है या टाइटेनियम है या क्रोमियम है या मैग्नीज है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अच्छा से पढ़ा होगा उनको पता ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। इसको फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस में आता है, N × N+2। यहाँ पे जो N होता है क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ब्लैक ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये फार्मूला सबको पता रहना चाहिए, जिसको भी ये फार्मूला पता है वो इजीली बना सकता है इस क्वेश्चन। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें बताना है जिसमें अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना है। ठीक, तो जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम 2+, यहाँ पे मतलब क्या है, 2+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, वेनेडियम के दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो 3p6 एंड 3d 3d 1 4s2। ठीक, क्योंकि पहले एस में बढ़ता है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइज होता है 4s2 और 3d1। तो इसमें आप देख सकते हैं, 2 2 4, 6 4 10 2 12 6 18 19, 19 2 21। और जो वेनेडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसलिए 20 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है N = 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया था, 3.87 = N × N+2। जब इसको स्क्वायर हटाना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 3.87 का स्क्वायर N × N+2।
तो 3.87 स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 15। ठीक है, 3.87 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 आएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 2 इक्वल टू 15, मतलब 15 मतलब यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है, 3 है। एन इक्वल टू 3, तो जिसमें एन इक्वल टू 3 है मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसमें तो ये नहीं है। ठीक, तो ऐसा तो सभी का ऐसा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। और दूसरा क्या है, टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 2+। ठीक, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे 3d0 हो जाएगा, 4s2, मतलब इसमें क्या है, n इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इतना आप पता है इसका। टाइटेनियम का कितना होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो 20 हो जाएगा। इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्रोमियम, क्रोमियम 2+, तो इसका भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और क्रोमियम 24 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए 22, तो इसका 4s2 हो गया। और इसमें कितना हो जाएगा, 3d, 3d2। ठीक है, 3d2, तो इसमें कितना हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि जो एस है कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो 3d2 है इसमें n इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो हमारा बचा मैग्नीज का, Mn2+, इसमें हो जाएगा 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, ड्रॉप कर देते हैं। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 4s2, 3d। क्योंकि मैग्नीज का 25 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हट गया मतलब 23, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है। ठीक, तो इस स्टेप से हम देख सकते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नीज 2+ में कितने हैं, 3 है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, Mn2+। सो द मेटल आयन विल बी Mn2+। ये तो करेक्ट आंसर इज डी। तो आई होप यू 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 आर क्लियर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट का इसमें दिया है, कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water। ठीक है, deionized water, water to prepare a 450 ml, 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन, what what volume, what volume in ml। ठीक है, ml बताना है। Of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर देना है इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml stock solution। What volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution।
ठीक है। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन या आप नॉर्मेलिटी का मोलारिटी जो कॉन्सेप्ट होता है उनसे। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जा रहा है वाटर में, और उसका जो वॉल्यूम कितना है, 450 ml। और स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम मोलारिटी निकाल लेंगे। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है, तो ये मोलारिटी का फार्मूला होता है, पता ही रहना चाहिए। ये मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH है। तो मोलारिटी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो इसका वेट कितना है, 5 ग्राम। और NaOH का मोलर मास होता है 40 होता है। ठीक है, तो इसको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें मोलर मास, मोलर मास दिया हुआ था कितना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 60, हाइड्रोजन का 1। तो सबको जोड़ देंगे, अरे कौन कौन दवाई सब दिए हैं? प्रोटीन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा, हाँ, इसमें दिया 450 ml में, और 2000 करेंगे। तो ये एक जीरो, एक जीरो कटा, दो कटा, 5, ये जीरो है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 5 इंटू 10, 4 इंटू 45। तो 5 5 में, तो ये हो जाएगा 10/36। ठीक है, तो ये मोलारिटी आ गया। अब इसके बाद जो है लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगा देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट करना है तो हम लोग M1V1 इक्वल टू M2V2, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ से मतलब कर देते हैं। कपड़े देने हैं ना, देखो मैं बुला रहा हूँ। पढ़ाने देना उसे। कपड़े देने हैं ना तेरे को। ठीक है, तो ये इस फार्मूला को यूज करना है, तो यहाँ पे इसका मोलारिटी पता चल गया 10/36, और उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और जो दूसरा हमें दूसरा सॉल्यूशन जो दिया है वो कितना है, उसका मोलारिटी दिया है 0.1, और उसका वॉल्यूम है कितना है, 500 ml। ये 500 ml हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 0.1 इंटू 500 इंटू 36/10, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 180 ml। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 180। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, तो इसका 180। ठीक है, आप टाइप कर दोगे तो 180 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से करेक्ट कौन सा बताना है, करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, A, B, C, D। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ठीक, तो पहला जो है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहला है स्मॉलर द रेट कांस्टेंट।
ये बता रहा है। दूसरा में बोल रहा है द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तीसरा बोल रहा है एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, freezing temperature causes no change in the value of K and at the higher temperature. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा के, डेल्टा के एक लोअर टेम्परेचर में डेल्टा के क्या होगा, टेम्परेचर कॉजेज नो चेंज। डेल्टा के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा से ज़्यादा होगा बोल रहा है, ठीक है। चौथा इसमें लास्ट है प्लॉट ऑफ एल के वर्सेस 1/t, प्लॉट ऑफ एल के वर्सेस 1/t इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बता रहा है। इसमें चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है इफ्यूशन एनर्जी बढ़ने के साथ जो रेट कांस्टेंट है क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरा जो है अगर इफ्यूशन एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर तो भी बढ़ेगा। ठीक, तीसरा है एक लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर में चेंज इन डेल्टा के ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, then at higher temperature, then at higher temperature। मतलब एक लोअर टेम्परेचर में डेल्टा के टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है एट कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, अगर हायर टेम्परेचर में है तो डेल्टा के बढ़ाने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो चौथा जो स्टेटमेंट है एल एन के वर्सेस 1/t का अगर प्लॉट बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है सही और बताना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जो हमें पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, के नॉट टू द पावर माइनस ई बाई आर टी, ये होता है। इसको और कह सकते हैं के इक्वल टू के नॉट टू द पावर ई बाई आर टी, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या है, जब ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे डिनोमीटर में ना लिक्विड पावर में अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब ये नीचे का वैल्यू क्या होगा, नीचे का वैल्यू कम होगा। और नीचे का वैल्यू कम होगा, नीचे का वैल्यू कम होगा, ये ज्यादा हो रहा है मतलब इनकी पावर ये ज्यादा हो रहा है, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल के क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब नेट कांस्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी समझ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी कम होगा, इसलिए जो करेक्ट ये क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है टी प्लस 10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने में कितना रेट कांस्टेंट में वेरिएशन आता है होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर क्या है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या, रेट कांस्टेंट कम हो रहा है। अगर रेट कांस्टेंट कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ेगा। इसका मतलब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। तो बी इज आपको करेक्ट स्टेटमेंट। और थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, अ, ये ये क्या गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज change in rate constant depends on temperature, ठीक है। डेल्टा के में भी हीटर, हीटर और reactor, ठीक है। डेल्टा के में भी डेटा और लेसर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है इनकरेक्ट, ठीक है। और जो बी है इसको देखते हैं,
जी हमें पता है के इक्वल टू के नॉट ई टू द पावर माइनस डी ए बाई आर टी। यहाँ पे लॉग हम ले लेंगे तो एल एन के इक्वल टू एल एन के नॉट माइनस में ए बाई आर टी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, हम इसको प्लॉट करेंगे। एल एन के वर्सेस वन बाई टी, ठीक है, एल एन के वर्सेस वन बाई टी का प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका जो स्लोप होगा माइनस ए बाई आर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम प्लस टी है। यहाँ पे वाई तो एक क्या है, एल एन के है, और जो एक्स है वो वन बाई टी है, ठीक है, वन बाई टी है। तो इसका जो स्लोप है माइनस ए बाई आर स्लोप है। और ये जो डॉट है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उससे मैच कर रहा है, इसलिए एल एन के वर्सेस वन बाई टी जो प्लॉट है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब जो डी है वो करेक्ट है। इसमें जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, इसमें तीन करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है थ्री, मतलब तीन स्टेटमेंट इसमें करेक्ट मिले। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 में लिख रहा हूँ, 298 केल्विन, 298 केल्विन, 1 liter solution, 1 liter solution containing 10 millimole 10 millimole of Cr2O72 minus 10 100 millimole of 100 millimole of Cr3 plus so pH of 3। इसमें क्या है, जीवन है, जीवन Cr2O7 2 minus 3 राइज टू Cr3 प्लस। यहाँ पे ई नॉट जो है 2.33 वोल्ट है और एन 2.303 आर टी बाई एल का वैल्यू है 0.059। ये निकालना क्या है, द potential फॉर द cell reaction is x into 10 to the power minus 3 volt. The value of x की, ठीक है, x की वैल्यू बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। 8298 के लिए 1 लीटर solution containing 10 millimole of Cr2O72 minus and 100 millimole of Cr3 plus shows a pH of 3। यहाँ पे गिवन क्या है, Cr2O72 minus डी Cr3 plus पी नॉट दिया है 1.330 वोल्ट, 2.303 RT by F का वैल्यू दिया है 0.0059 वोल्ट। The potential for the half cell reaction is x into 10 volt। The value of x ये बताना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाफ सेल वाले, नॉट स्टिक क्वेश्चन होता है, नॉट स्टिक क्वेश्चन, नॉन स्टिक क्वेश्चन होता है। उससे क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एल। लॉ ऑफ concentration of concentration of reaction होता है, होता है। यहाँ पे तो ई नॉट, आप देखो अभी एसिडिक मीडियम है ना, Cr2O72 माइनस का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे pH 3 है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जो उसका कंप्लीट रिएक्शन होगा
क्या होगा, CR2 और 7 2 माइनस प्लस में से भी करें तो 14 एच प्लस दिया जाएंगे इक्वल टू टाइम CR3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ H2। ये कंप्लीट रिएक्शन होगा ना, इसमें इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि पीएच जो है, पीएच एसिडिक में उनमें हाइड्रोमेट आयन सर की रिएक्शन होता है। तो इसमें इनाट दिया है, कितना दिया है 1.330 माइनस 2.30 की RT बाई एक को ही दिया है 0.059। यहाँ पे एन जो होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है? ये भी देखना, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर 6 है। ऑफ एक्सचेंज और प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में CR3 प्लस का स्क्वायर होगा और CR2 और 2 माइनस का कंसंट्रेशन आएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, और 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीएच कितना है, pH 3 है, pH इक्वल टू 3 है, इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो हो जाएगा 10⁻3, क्योंकि pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस अगला होता है, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन आता है, टॉप करने के लिए थोड़ा रफ करिए। वैल्यू करना है, यहाँ पे इक्वल टू 1.330 बाई सी ऑफ सी आर CR3 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो दिया था, कितना दिया था, CR3 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया था 100 मिलीमोल, तो मतलब 10⁻⁻1 मोल जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है? और C2 और वो CR2 माइनस का जो 10 मोल दिया था, इसको मतलब 10⁻⁻2 हो जाएगा। और एक प्लस का कंसंट्रेशन पता ही है 10⁻⁻2 और उसके पावर में 40, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.6 माइनस 0.059 हाफ टू बेस 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 की जब 42 और 42 हो जाएगा 1.056 इंटू 42 बन जाएगा। इसको खाना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1.6 माइनस 0.56 इंटू 7.17, लेकिन हमें क्या एक सीट में डेट पर मैथ थी तो आप एक करते हैं 917 इंटू 10⁻3, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है 917 217, ठीक है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसका 917 टाइप कर देना, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 917 इसका करेक्ट आंसर का क्वेश्चन, राइट? सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, आई होप यू आर क्लियर in this question, especially from electrochemistry, very basic question. So we should answer this type of question in the exam, right? So now we move on to the next question. The next question will be question number 5 from the ongoing question 4 तक तो question का solution किस तरह है और नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसोसिएशन डिसोसिएशन extent of acidic acid is x into 10 to the power -5
when 25 ml of 0.2 molar CH3COOH CNA, ठीक है, CH3 इसको रब करते हैं, CH3COONA is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COOH solution. The pH of the resultant solution is found to be equal to 5, right? The the value of x each, right? तो ये बताना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x into 10⁻⁵ when 25 ml of 0.2 molar CH3CONA is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COA solution. The pH of the resultant solution is found to be 5. The value of x is, वैल्यू ऑफ x बताना है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ x, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक एसिड और वीक एसिड का जो साल्ट है, ठीक है, वीक एसिड और उसका वीक एसिड का साल्ट, ठीक। तो ये जो टाइप है OHAC प्लस ACONA, ठीक। तो ये वीक एसिड और वीक एसिड का साल्ट बफर सॉल्यूशन है ये। तो बफर का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो फॉर दिस टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt CONA divided by concentration of weak acid, ये salt divided by acid, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। ये बफर सॉल्यूशन है, उसमें वीक एसिड और वीक एसिड के जो साल्ट है उनका, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन का, जिसमें वीक एसिड और वीक एसिड का जो साल्ट है उसमें आया। तो pH इसमें दिया है 5, pKa रख देते हैं ऐसा ही, log 10। अब CH3CONA का कंसंट्रेशन दिया है 0.2, ठीक है, और CH3COH का कंसंट्रेशन दिया है 0.02। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pKa, 5 इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10, ये कितना कैंसल हो जाएगा और ऊपर में जाके 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 0.2 डिवाइड बाई 0.02, तो 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pKa प्लस 1। तो यहाँ से pKa इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, log टू द बेस 10 Ka इज इक्वल टू 4 और Ka इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और क्वेश्चन में दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिया है कितना, इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट x इंटू 10 टू द पावर तो ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये तो बेसिक है, ये 10 टू पावर 10 कैंसल और 10 पावर माइनस 1 मतलब नीचे आके 10 हो जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट टाइप करोगे 10, ठीक, 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रोसेस दिया है ना, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन, ठीक है।
फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन। तो यहाँ पे दिया है प्रोसेस, और यहाँ पे दिया है डेल्टा एच जो कि किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एस, इसमें दिया है जूल, जूल पर केल्विन, ठीक है। जूल पर केल्विन में दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोसेस ए है इसका दिया -25, इसमें दिया -80, और बी में दिया है -22, 40, सी में दिया है 25, -50, डी में दिया है 22, 20, ठीक। तो अब फार्मूला में पता, अब इसमें क्या बताना है, तो इसमें बताना क्या है, द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो इसमें से 4 प्रोसेस है ना, तो उसमें से कौन कौन सा जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस से बताना है, ठीक। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताना है, हम लोग डेल्टा जी निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा जी, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। समझ जाना, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये किलो जूल पर मोल में दिया है, जूल पर केल्विन में दिया है, ठीक है। तो इसको डेल्टा जी पहला केस में देखते हैं, तो डेल्टा जी या डेल्टा एच -25 माइनस टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। क्योंकि ये किलो में है ना, ये किलो में है, ठीक है। तो ये कितना है, ये -80 है, ये जूल में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, इसके सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक एक जीरो, एक 3 जीरो एक कटा, ये हो जाएगा -25, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 या 24, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा जी नेगेटिव मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो है मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है, इसको स्पॉन्टेनियस आ गया है, ठीक। तो ये मतलब हमारा केस नहीं है, ठीक है। तो अब बी देख लेते हैं, बी, बी में डेल्टा जी निकालना है तो -22, ठीक है, -22 माइनस टी तो 300 लेंगे, और इसमें 40 है, ठीक है। और इसको किलो में करना है तो 1000 से करेंगे, तो ये 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस इक्वल टू -22 -12 इक्वल टू हो जाएगा 32 -34। तो ये भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस हो गया, डेल्टा जी लेस देन जीरो है ना, ठीक है। डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। तो अब हमें और इसका केस देखना है, इसको रफ करना है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है हमारा सी देखते हैं, सी, सी में डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा एच क्या 25 है, माइनस टेम्परेचर 300 है, इंटू इसका डेल्टा एस है -50, 1000 करेंगे, 3 एक कट जाएगा, 25 माइनस माइनस प्लस 15, ये हो जाएगा
40 मतलब पॉजिटिव है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉट, तो ये हमारा केस है, एक केस बन गया नॉन स्पॉन्टेनियस का। अब चौथा में देखेंगे, तो चौथा में मतलब ये वाला में, डी में, ठीक है, डी में जो है, डी के केस में 22 माइनस 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, एक आंसर। तो 22 माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है, 16 मतलब पॉजिटिव। मतलब इसमें ये वाला केस में क्या हो गया, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो प्रोसेस सी और डी, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताना था। तो इसमें कितना है, दो है, एक दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो। ठीक, तो एनएटी टाइप, इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो दो हैं। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर है, आंसर इज टू। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक, इसमें दिया है, व्हेन Fe 0.930 is heated presence of in presence of O2, it convert it converts to Fe2O3. The number of the number of correct the number of correct statement from the following is, ठीक है। तो इसमें क्या है, Fe 0.930 is heated in presence of O2, it converts to Fe2O3, the number of correct statement from the following is, ठीक है, ये बताना है। इसमें क्या है, Fe 0.930 को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें इक्विलेंट वेट इज इक्वल टू, मतलब इक्विलेंट वेट ऑफ Fe 0.930, ठीक है, 0.930 इज मोलर मास डिवाइडेड बाई 0.79, ये। अब दूसरा स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस in 1 mole of Fe 0.930 is 0.79 and 0.14, ये बता रहा है। सी में तो बता रहा है Fe 0.930 is metal deficient with lattice comprising the cubic closed packed arrangement of O2 माइनस आयंस, ठीक। तो चौथा स्टेटमेंट,
तीसरा क्या है, Fe0.93O इज मेटल डेफिशिएंट विथ लेटिस कंप्राइजिंग द क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस आयन। इसमें डी है, डी द परसेंटेज कंपोजिशन, द परसेंटेज कंपोजिशन of Fe2 plus, Fe2 plus and Fe3 plus ions in Fe0.93O is 85% and 15%। ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या है, Fe0.93O is heated in presence of O2, it converts to Fe2O3, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इसमें से ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe0.93O इज मोलर मास बाय 0.79। दूसरा स्टेटमेंट है मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन 1 मोल ऑफ Fe0.93O इज 0.79 एंड 0.14। तीसरा स्टेटमेंट है Fe0.93O इज मेटल डेफिशिएंट विद लेटिस कंप्राइजिंग द क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस आयन। चौथा जो है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयंस इन Fe0.93O इज 85% एंड 15%। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है उसमें 4 इसमें स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमें सही बताना है कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम हमें क्या है कि जो ये है ना Fe0.93O, उसको हिट करके हम लोग Fe2O3 बना रहे हैं। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन Fe0.93O, इसको बना रहे हैं हम लोग Fe2O3। ठीक है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका 100 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 100 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 93 एटम ऑफ आयरन होगा। ठीक है, 100 एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना अगर, तो इसमें 93 एटम ऑफ आयरन होगा, क्योंकि जो आयरन है वो 0.93 बता रहा है, इसका मतलब यही है। अगर 100 एटम ऑक्सीजन है तो 93 एटम आयरन होगा। ठीक है, तो अगर इसमें अगर Fe2 प्लस, अब Fe2 प्लस अगर x है तो Fe3 प्लस कितना हो जाएगा, Fe3 प्लस हो जाएगा 93 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा। तो अब इसमें चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करेंगे तो चार्ज बैलेंस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि Fe2 प्लस एक्स है तो 2x प्लस Fe3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 93 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 200 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो एटम है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 79 है। तो एक्स 79 आ गया, इसका मतलब Fe2 प्लस जो आयन है, Fe2 प्लस आयन वो 79 है, और Fe2 प्लस जो आयन जो है 79 है, और Fe3 प्लस ये जो आयन है वो 93 माइनस 79 मतलब 40। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो Fe2 प्लस है उसमें जो चार्ज है 2 है तो 2x हो जाएगा, और Fe3 प्लस में चार्ज 3 है तो उसका 3, और टोटल नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयन कितने 93 माइनस एक्स, और सब जो टोटल चार्ज है वो 200 है, इसलिए एक्स इक्वल टू 79 आया। और इसलिए Fe2 प्लस 79 है और Fe3 प्लस 14 है। ठीक है, तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है। और उसके बाद अब इसमें पहला स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ कर देते हैं, स्पेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट
वो जो है मोलर मास डिवाइडेड बाई 0.79 हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एन फैक्टर निकालना है। तो इसमें टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा 0.79 इंटू 1 और 1 मोल ऑफ Fe 0.93O। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0.79 है। इसका मतलब इसमें एन फैक्टर क्या है, 0.79। ठीक है, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास बाई एन फैक्टर इक्वल टू मोलर मास बाई 0.79। ठीक है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई 0.79 है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ए करेक्ट है। अब बी में देखते हैं। बी में है मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन 1 मोल ऑफ Fe 0.93O 0.79 एंड 0.14। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है क्योंकि Fe2 प्लस का जो टोटल एटम है वो 79 है और Fe3 प्लस का टोटल 14 है। इसलिए अगर 1 मोल, अगर 100 में देखना है 100, तो उसमें Fe3 का जो मोल है वो कितना हो जाएगा 0.79 और Fe3 प्लस का जो मोल होगा वो 0.14 हो जाएगा। बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। आल्सो स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद जो सी है, सी देखते हैं। Fe 0.93O इज मेटल डिफिशिएंट विथ लिटिस कंप्राइजिंग द क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस आयन। ठीक है, तो इसका इसमें क्या है, इसमें जो है 2Fe2 प्लस 2Fe3 प्लस आयन ये रिप्लेस कर रहा है 3Fe। कैसे खर्चा करने को 2Fe2 प्लस आयन रिप्लेस कर रहा है 3Fe3 प्लस। ठीक है, इसलिए क्या है मेटल डेफिशिएंट है पैसा हुआ ना अभी क्योंकि 2Fe2 प्लस रिप्लेस कर रहा है 3Fe3 प्लस से। इसका मतलब मेटल डेफिशिएंट है। ठीक है, मेटल डेफिशिएंट। तो अगर मेटल डेफिशिएंट है इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट सी भी है। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, तो उसके लिए हमें निकालना क्या है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ Fe2 प्लस। तो ये 79 था और टोटल कितना है, टोटल 93 है। इंटू 100 करेंगे तो ये जाएगा 85%। इसका मतलब परसेंटेज Fe3 प्लस जो है 15%। तो ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही निकल गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए 4 है। टोटल करेक्ट स्टेटमेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन। इसमें पास्चन सीरीज देख लो, पास्चन सीरीज दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम, पास्चन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट केस में वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है 720 नैनोमीटर। ठीक है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन। तो वेवलेंथ निकालना है फॉर सेकेंड लाइन। तो फॉर पास्चन सीरीज 1/λ इक्वल टू R Z। कहाँ जाना है, आपको कपड़ा लेना था ना, लेवाइस का
हम लोग सोच रहे हैं कि तब से बोलेंगे हेमंत जी को, हेमंत जी लगल है तो